गैलेक्टोज ही बहुत काम आता है, लेकिन गैलेक्टोज सही मायने में मेम्ब्रेन लिपिड्स पर ऐड होकर के बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं, ये पहला वाला स्ट्रक्चर था, इसको हम ओपन स्ट्रक्चर बोलते हैं। जो बाद के ये स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम लोग होवर्थ प्रोजेक्शन कहते हैं। लेकिन टेक्निकली होवर्थ प्रोजेक्शन आर नॉट करेक्ट। टेक्निकली जो बेस्ट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है किसी हेक्सोमर का, ये एक चेयर मॉडल कहलाता है। तो ये जो बोट और चेयर कन्फर्मेशन है, इनमें से बोट अच्छी नहीं है, चेयर कन्फर्मेशन है जो बेस्ट सुटेड रिप्रेजेंटेशन है आपके ग्लूकोज जैसे मॉलिक्यूल का। ये जो ग्लूकोज जैसे मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, अगर ये मोनोमर है, मतलब सिंगल यूनिट के रूप में, तो ये खुल भी सकते हैं और वापस सर्कुलराइज भी हो सकते हैं। आमतौर पे कार्बन नंबर 5 कार्बन नंबर 1 के साथ में एक बॉन्ड बना लेता है। इस बॉन्ड की हेल्प से सर्किल की फॉर्मेशन होती है। अब ये सर्किल या तो अल्फा टाइप के ग्लूकोज का मॉलिक्यूल तैयार करेगा जिसमें OH ग्रुप नीचे की तरफ लगा हुआ है, या फिर ये बीटा टाइप का ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाएगा जिसमें OH ग्रुप ऊपर है। जब कभी किसी सॉल्यूशन में ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पड़ा होता है तो ये फॉर्म्स इंटर कन्वर्टेबल होती हैं, और इसलिए वहां पर मुझे दोनों तरह के मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं, अल्फा फॉर्म्स भी और बीटा फॉर्म्स भी। स्टीरियो आइसोमर्स और आइसोमर्स जब हमने पीछे बात की थी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इन सब डायग्राम्स की बात करूं तो फ्रक्टोज और ग्लूकोज ये दोनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर में बदलाव है। भाई यहां पर कार्बन कार्बन के पास एक R ग्रुप इधर है और एक R ग्रुप नीचे लगा हुआ है, ये कीटोन है। जबकि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन के पास एक तरफ केवल हाइड्रोजन है और एक तरफ पूरा एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, तो इसे बोलेंगे हम लोग एल्डिहाइड है। तो ये स्ट्रक्चरली भी डिफरेंट है और फंक्शनली भी। तो फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल आइसोमर्स एक दूसरे के। लेकिन जब मैं ग्लूकोज को गैलेक्टोज से मैच करता हूं तो मैं पाता हूं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, बाकी सब ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर OH ग्रुप का ओरिएंटेशन पलटा हुआ है। तो ये स्टीरियो आइसोमर है कार्बन नंबर 4 के लिए, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं इसके ऊपर। जब कभी मोनोमर्स आपस में जुड़ते हैं, जैसे कि अल्फा ग्लूकोज जुड़ जाए फ्रक्टोज के साथ, तो जुड़ करके ये डाइसैकराइड बना सकते हैं। अब दो मोनोमर्स जुड़ गए आपस में और ये सक्रोज कहलाता है। बीच में जोड़ने वाला बॉन्ड, इसे हम लोग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि यहां ऑक्सीजन इन्वॉल्व है बॉन्ड बनाने में, इसलिए हम इसे ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट में जनरली O ही मिलता है। या फिर अगर मान लीजिए कि आपके पास दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं, वो जुड़ जाएं एक साथ, तो इससे भी जो डाइसैकराइड तैयार होगा वो एक अलग डाइसैकराइड है, माल्टोज। तो यानी कि मोनोसैकराइड जुड़ करके डाइसैकराइड बना सकते हैं, जैसे कि सक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है। अगर ये और ज्यादा जुड़ जाएं तो ये पॉलीमर बन सकते हैं, जैसे कि सेलुलोज का मॉलिक्यूल। सेलुलोज में पहली बात अल्फा ग्लूकोज नहीं है, बीटा ग्लूकोज है। बीटा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं आपस में, एक का कार्बन नंबर 1, एक का कार्बन नंबर 4, एक का कार्बन नंबर 1, एक का कार्बन नंबर 4, तो 4 1 4 1 4 1 जुड़ते हुए इसे बोलते हैं हम लोग बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ट्रांसलेट कर लेते हैं, ग्लूकोज बीटा टाइप के हैं, एक ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 दूसरे के कार्बन नंबर 4 से बॉन्ड बनाएगा, तो इसे बोलेंगे हम लोग बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अगर ये दोनों अल्फा शुगर्स होती तो इस बॉन्ड को हम बोलते हैं अल्फा 1,4। सेलुलोज में जो फाइबर्स हैं उनमें ब्रांचिंग नहीं होती, ये लीनियर है, और ये लीनियर कुछ हेलिकल शेप दिखा सकते हैं। आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा चिपक करके ये लंबे लंबे फाइबर तैयार करते हैं, और यही वो फाइबर हैं जिन्हें आप कॉटन को रूप में देखते हो, जो कपड़े हम लोग सिले हुए पहनते हैं। बट हमेशा जरूरी नहीं है कि ये स्ट्रक्चरल रोल के लिए केवल ग्लूकोज इस तरीके से जुड़े। ग्लूकोज अल्फा 1,4 बॉन्ड का इस्तेमाल करके, बशर्ते कि ग्लूकोज अल्फा हो, ये और भी तरह के मॉलिक्यूल बना सकते हैं, जैसे कि स्टार्च और ग्लाइकोजन। अगर मैं स्टार्च की बात करूं जो कि प्लांट में मिलता है, आप आलू जो खाते हो उसमें स्टार्च है,
जो आप अनाज खाते हो, गेहूं, मक्का, चावल, उनके अंदर स्टार्च है। शकरकंदी में स्टार्च है। ज़्यादातर सीड्स के अंदर स्टार्च भी पाया जाता है, चाहे मूंगफली हो, चाहे फिर सोयाबीन के सीड्स हो, हर एक के अंदर स्टार्च भी है। देखिए, अपने दिमाग में से कुछ कुछ मिथ्याएं अभी अलग कर लीजिएगा। अगर कोई आपसे पूछे कि चावल से तेल मिलता है या नहीं, तो आंसर है हाँ। बेशक हम लोग राइस को, चावल जो होता है, उसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट डाइट के रूप में जानते हैं, बट आई होप आपने कभी राइस ब्रान ऑयल का नाम सुना होगा। जो हम लोग वनस्पति घी इस्तेमाल करते हैं या फिर वेजिटेबल ऑयल हम लोग मार्केट से खरीदते हैं, उसमें भी अक्सर राइस ब्रान ऑयल मिला हुआ होता है। सिमिलरली मक्का जो होती है, मक्का मक्का में आप कॉर्नफ्लेक खाते हो। कॉर्नफ्लेक जो चपटा किया जाता है, ये उससे तेल निकालने के लिए किया जाता है। मक्का में भी तेल होता है। तो एक्चुअली में जो ऑयल है, ऑयल हर एक के अंदर अवेलेबल है, हर सीड के अंदर, किसी में कम, किसी में ज्यादा। जिन्हें हम लोग ऑयल क्रॉप के रूप में जानते हैं, ये वो हैं जिनमें ऑयल बड़ी मात्रा में है। तो इसलिए उनसे हम ऑयल निकालने के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सरसों का तेल। तो सीड में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड सब कुछ मिलेगा। अब अगर आप पालक के पत्ते खाते हो और कोई कहे कि पालक के पत्ते में तो भाई कोई कैलोरीज नहीं है, फिर वो तुम्हारा बेवकूफ बना रहा है। क्यों? पालक के पत्ते में सेल नहीं है क्या? और अगर सेल है तो क्या सेल के अंदर का न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट भूल जाओगे क्या? जो वहां लिपिड की बायोलेयर है उसे भूल जाओगे क्या? तो जब आप पालक खाते हो तो जो बड़े सेलुलोज के फाइबर्स हैं वो तो निकल जाते हैं, लेकिन जो सेलुलर मास है वो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होता है। उससे लिपिड जो भी अवेलेबल है, जितना भी अवेलेबल है, या प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये ऑब्जर्व हो जाते हैं। तो हर चीज में हर एक चीज अवेलेबल है, लेकिन प्रपोर्शन डिफरेंट है। तो जब मैं कहता हूं कि सीरियल्स जो हम लोग खाते हैं, सीरियल्स, अनाज, ये कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि सीरियल्स में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। दाल मतलब पल्सेस, इनमें प्रोटीन ज़्यादा मिलता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलते, कार्बोहाइड्रेट भी हैं, बट प्रोटीन ज़्यादा मिलता है उनमें। इस बात को ध्यान रखना। तो जिसे हम लोग स्टार्च कहते हैं, असल में स्टार्च कोई अकेला मॉलिक्यूल नहीं है, ये दो चीज़ों का मिला हुआ वर्जन है। एक है अमाइलोज और एक है माइलोपेक्टिन। अमाइलोज में केवल एक ही तरह के बॉन्ड है, अल्फा 1,4, जबकि अमाइलोपेक्टिन में अल्फा 1,4 तो है ही, उसके अलावा बीच बीच में ब्रांचिंग भी है। और जहां ब्रांचिंग होगी वहां पर बॉन्ड है अल्फा 1,6। अमाइलोज अनब्रांच्ड हेलिकल स्ट्रक्चर है, अमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड है। ये जो स्टार्च के लिए हम आयोडीन टेस्ट करते हैं, उस टेस्ट को पॉजिटिव देने की क्षमता अमाइलोज में है। अमाइलोज का हेलिकल स्ट्रक्चर आयोडीन से बाइंड करके कलर चेंज करवाता है, जो कि इंडिकेशन है कि भाई सॉल्यूशन में स्टार्च पड़ा हुआ है। जैसे आपने कभी सुना होगा मार्केट में कि खोया जो होता है, कि जो खाद्य विभाग वाले अधिकारी हैं उन्होंने मार्केट से नकली खोया पकड़ा। ये नकली खोया वाली क्या स्टोरी है? जो खोया होता है बाय नेचर दूध से बनता है और दूध में जो प्रोटीन्स और लिपिड्स हैं, ये तो एनिमल ओरिजिन के हैं, लेकिन कुछ लोग उसमें आलू का पाउडर मिला करके, जिसमें स्टार्च है, वो खोया तैयार कर लेते हैं, आलू का पाउडर और वेजिटेबल ऑयल मिला करके। तो जब इस पर आयोडीन डाला जाएगा इस खोए के ऊपर, तो ये अपना कलर चेंज करेगा, जो इंडिकेशन कर रहा है कि यहाँ स्टार्च अवेलेबल है। अगर ये असली दूध का होना था तो उसमें स्टार्च नहीं होता, दूध में स्टार्च नहीं मिलता, दूध में मिलता है ग्लाइकोजन, अगर मिलना भी हुआ तो। ग्लाइकोजन और अमाइलोपेक्टिन दिखने में एक जैसे हैं। ग्लाइकोजन में फर्क यह है कि ग्लाइकोजन में ब्रांचिंग काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू अमाइलोपेक्टिन के। हमारी बॉडी के अंदर अमाइलोज की तरह अनब्रांच्ड मॉलिक्यूल नहीं मिलते। थोड़ा सा और डिटेल बात कर लेते हैं। भाई, अभी तक हम लोगों ने देखा था कि कार्बन बड़ा इंपॉर्टेंट था, और कल मैंने आपसे कहा भी था कि आप लोगों को एक होमवर्क बनाना है। काफी लोगों ने वो ट्राई किया, थैंक यू वेरी मच, लेकिन सब ने ट्राई नहीं किया। तो जिन्होंने ट्राई नहीं किया वो उनकी भाई अपनी इच्छा है। हम लोग केवल बोल सकते हैं, आप करना चाहो ना करना चाहो वो आपकी इच्छा है, नुकसान तुम्हारा ही है, मतलब एग्जाम तुम्हें देना है, फेल तुम होगे। तो कार्बन में कुल मिलाकर के 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन 1s2, पहला जो s ऑर्बिट है उसमें 2, सेकंड वाले s ऑर्बिटल में 2, और फिर उसके बाद 2p में 2। पहली नजर में देखने में ये मिलता है हमें। जब मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करता हूं
तो डायग्राम हमें ऐसा दिखाई देता है, जो हमारा पहली नज़र में लगता है कि ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा है नहीं है। देखिए ऑक्टेट रूल ये बोलता है कि जो आउटर, देखिए ये जो नंबर लिखा हुआ है ना, ये जो नंबर जो ऑर्बिट्स के नंबर डिफाइन कर रहा होता है 1 2 3 4, तो जब आप कहते हो ना आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है, जो सबसे बड़ा नंबर है, तो 1 और 2 में बड़ा नंबर है, तो जितने 2 वाले हैं इन दोनों को आप आउटर ऑर्बिट में डाल दोगे, तो ये एरिया आउटर ऑर्बिट को इंडिकेट कर रहा है। मतलब ये दोनों हैं 1s के, और फिर ये जो 4 हैं ये हैं आउटर ऑर्बिट के। देखो जब कभी कोई इंसान बड़ी मीठी मीठी सी बातें करता है तो तुम बोलते हो यार इसने मेरा दिल छू लिया। कभी हुआ है आज तक ऐसा कि लाइफ में कोई ऐसा मिला जिसने तुम्हारा दिल छू लिया हो? हम लोग इस बात का इस्तेमाल करते हैं, बट रियली में किसी ने हमारा हार्ट टच नहीं किया। यकीन मानो अगर किसी ने टच किया होता तो हम पहले मर चुके होते इन्फेक्शन की वजह से। पता नहीं गंदे हाथ थे उसके, और उसने हमारे हार्ट को अंदर टच कर लिया। हार्ट जहां पर अवेलेबल है वो इम्यूनो एक प्रिविलेज्ड प्लेस है। ये कह लो कि एक ऐसी जगह है जहां पर इम्यून सिस्टम बढ़िया काम नहीं करता। तो अगर किसी के गंदे हाथ हमारे दिल तक पहुंच गए होते तो वहां से बैक्टीरिया छोड़ गया होता, और बैक्टीरिया वहां पनप पनप करके हमें कई तरह के कार्डियो इन्फेक्शन कर जाते, और अगले कुछ महीनों के अंदर हमारा बैंड बच चुका होता। तो एक्चुअली में किसी ने हमारा दिल नहीं छुआ। डॉक्टर ने भी अगर किसी का टच किया होगा तो वो ग्लव्स पहन कर टच किया था। तो हम भाई अगर हमें कोई टच कर सकता है तो केवल वो हमारे सरफेस को टच कर सकता है। सिमिलरली जब कभी कोई किसी एटम के पास आता है इंटरेक्ट करने के लिए, तो केवल आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्हें वो इंटरेक्ट कर सकता है, अंदर वालों को नहीं। तो ऑक्टेट रूल ये कहता है कि मुझे बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए खुश होने के लिए। या तो मुझे 8 दे दो, या फिर जो ये खाने हैं इन सबको आधा आधा भर दो। अब यही पे मैजिक है। कार्बन कहता है भाई अगर मुझे 8 पूरे करने हैं तो मुझे अभी 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। या फिर एक काम करो, किसी से कोई इलेक्ट्रॉन मत लो, और हम कम से कम हाफ सेटिस्फाइड तो कर ही सकते हैं ना अभी का अभी, केवल इलेक्ट्रॉन्स को रीअरेंज करके। तो ये यहां से इस इलेक्ट्रॉन को उठाते हैं और यहां लगा देते हैं। तो एक्चुअली में ये 2s2 और 2p2 नहीं होता, ये 2s1 और 2p3 होता है। अब ये हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड इज मच बेटर एज कंपेयर टू जो पुरानी वाली कंडीशन थी। तो ये अरेंजमेंट कार्बन अपने आप कर लेता है, और इसी की वजह से अब उसे सही मायने में शेयरिंग करने के लिए 4 बक्से खाली हैं, इसलिए वो 4 बॉन्ड बनाता है, अदरवाइज वो 4 बॉन्ड नहीं बना सकता था। तो जी आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया तुम्हारा। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा। अगर कहीं पर आपसे किसी ने कहा कि भाई ये एक कार्बन का मॉलिक्यूल है जो मैंने बना दिया, तो आज के बाद कुछ चीजें केमिस्ट्री की भाषा में बाय डिफॉल्ट समझ जाना कि इसका मतलब ये है। अगर कभी किसी ने आपसे ये डायग्राम बना के बोला कि दिस इज अ हाइड्रोकार्बन, तो इसका मतलब यह है कि जहां जहां ये कोने हैं वहां कार्बन्स लगे हुए हैं। अब काउंट करो, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड तो है ऑलरेडी, और ये वाले कार्बन के पास एक बॉन्ड यहां भी है पीछे भी, लेकिन अभी भी 2 बॉन्ड की कमी है। तो बाकी 2 बॉन्ड भी हैं यहां पर, हाइड्रोजन के द्वारा सेटिस्फाइड दिखाए नहीं गए हैं। ये अंडरस्टूड है। तो आज के बाद आपको हमेशा एक्सपेक्ट करना है कि कार्बन की सारी वैलेंसी पूरी है, हर जगह जहां नहीं दिखाया गया कोई दूसरा आइटम वहां हाइड्रोजन लगा हुआ है। कार्बोहाइड्रेट्स का जो नाम रखा गया था कार्बो एंड हाइड्रेट्स, शुरुआत में लोगों ने कहा कि भाई ये कार्बन मॉलिक्यूल है, कार्बन कंटेनिंग, और ये हाइड्रेट्स हैं, मतलब इनमें पानी मिलता है। तो बाय लॉजिक शुरुआत में डेफिनेशन फिट बैठती थी। जैसे कि अगर तुम ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ले लो, C6H12O6, तो अगर मैं करना चाहूं तो इसे इस फार्मूले में बड़े आराम से अरेंज कर सकता हूं, C6H2O, और इसको 6 लिख दूं, सेम यही निकल करके आएगा।
लेकिन जब हमने और कार्बोहाइड्रेट्स देखते गए और डिस्कवर किए तो मालूम पड़ा कि हर कार्बोहाइड्रेट पर यह डेफिनेशन फिट नहीं होती। कुछ कार्बोहाइड्रेट तो ऐसे भी है जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन भी है, सल्फर भी है, फास्फोरस भी है। तो इसलिए फिर इस डेफिनेशन को छोड़ दिया गया। फिर यह कहा गया कि कार्बोहाइड्रेट्स आज से हम उनको कहेंगे जिनमें कम से कम एक OH हो और साथ में या तो एल्डिहाइडिक ग्रुप हो या अल्कोहलिक ग्रुप। आज हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। आप में से ज्यादातर लोगों को लगता है कि कार्बोहाइड्रेट आपकी एनर्जी की डिमांड पूरी करते हैं। करेक्ट कर लो अपने आप को, आज के बाद ये लाइन मत बोलना। कार्बोहाइड्रेट तुम्हारी एनर्जी के लिए जरूरी है, बट जब कभी कोई इंसान या कोई जानवर भुखमरी से मरेगा, भुखमरी से मतलब कि उसके पास खाना नहीं है, तो जो नॉर्मल हेल्थी इंडिविजुअल में ग्लूकोज का लेवल होता है, इस मर जाने के दौरान भी इस इंसान के अंदर ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से थोड़ा कम होगा, बट होगा। अगर ग्लूकोज वाकई में एनर्जी के लिए इतना जरूरी था तो इंसान को मरने से पहले अपनी बॉडी का सारा ग्लूकोज निचोड़ लेना चाहिए था, पहले की दम तोड़ दिया उसने। क्योंकि असल में जो ग्लूकोज के जो या कार्बोहाइड्रेट के जो और दूसरे बड़े रोल हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनर्जी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई एनर्जी तो प्रोटीन दे देगा, एनर्जी लिपिड भी दे देगा, लेकिन ग्लूकोज जो काम कर सकता है, जो केवल ग्लूकोज ही कर सकता है, वो कोई और नहीं कर सकता। जैसे कि ब्लड की विस्कोसिटी को मेंटेन करना। जब आप रसगुल्ला खाते हो, आपको मिठाई खाते हो, तो आप भाग के पानी पीने जाते हो। कारण यही तो है, क्योंकि उसमें जो शुगर अवेलेबल है वो शुगर आपके ब्लड में पहुंच करके आपके ब्लड के पानी को अपने से चिपका रही है। अब तुम्हारा आज का होमवर्क, आपको एक ग्लूकोज का डायग्राम ड्रॉ करना है। उसमें हर एक OH के ऊपर आप चार्ज लगाओगे, O के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो शर्त यह कि जो आपका डायग्राम खुला हुआ होना चाहिए, मतलब कार्बन 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 ऑक्सीजन कार्बन। डायग्राम इस तरह का होना चाहिए और जहां जहां OH लगने उस OH को भी आप खोल दोगे, HOH। कोई भी हेक्सेस बना लो, जरूर नहीं कि वो ग्लूकोज ही हो। ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। और तब आप मुझे जवाब दोगे डायग्राम लाने के बाद कि अगर मैं यहां पर वाटर का मॉलिक्यूल लेके आऊं तो एक पानी का मॉलिक्यूल एक जगह से बाइंड कर सकता है। मान लीजिए उसने यहां से बाइंड कर लिया, तो जितने भी इसमें पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज हैं, ये टोटल कितने पानी के मॉलिक्यूल को अपने से चिपका सकते हैं। अब फिर एक दूसरा क्वेश्चन ये करना, मतलब पहला क्वेश्चन तो ये है कि हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स कैन इंटरेक्ट विद वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, हाउ मेनी मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल्स कैन इंटरेक्ट विद वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, या हेक्सोस बोल दो। और दूसरा, आप एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करोगे कि इसका वजन कितना है, और फिर जितने भी पानी के मॉलिक्यूल ऐड हुए हैं आप उनका वजन कैलकुलेट करोगे, और फिर आप सोचने में मजबूर हो जाओगे, वाओ। और आप इसे आज तक समझ रहे थे कि केवल ये एनर्जी के लिए है। जब हमारी सेल्स आपस में चिपक रही होती हैं, सेल सेल इंटरेक्शंस, यहां तक कि एंटीबॉडी का मॉलिक्यूल, MSC का मॉलिक्यूल, सेल सरफेस के रिसेप्टर्स, हर जगह सरफेस पर कार्बोहाइड्रेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां तक कि जो WBC ब्लड सिस्टम के अंदर क्रॉल करती करती वहां तक पहुंचती है जहां इंफेक्शन हुआ है, उससे फिर ब्लड वेसल से बाहर निकल के क्या आना है, उसके लिए भी कार्बोहाइड्रेट रिस्पॉन्सिबल है। तो कार्बोहाइड्रेट केवल एनर्जी के लिए नहीं है, कार्बोहाइड्रेट तो बहुत बहुत बड़े प्लेयर हैं। इसलिए कार्बोहाइड्रेट को जहां हम लोग इस लेक्चर के अंदर ये समझते हैं कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी, व्हाट आर द एग्जांपल, तो हम एक आइडिया भी डेवलप कर रहे होते हैं कि कार्बोहाइड्रेट केवल खा करके डकार मारने की चीज नहीं है। अभी तक हम जान चुके हैं कि मोनोसैकेराइड सिंपलेस्ट शुगर होते हैं। सिंपलेस्ट शुगर इसलिए बोलते हैं कि अगर आप मोनोसैकेराइड के मॉलिक्यूल को तोड़ दो, ये भी एक होमवर्क करके देख लेना घर पे, कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाओ स्ट्रेट चैन, जो पहला वाला था वो हमने रिंग बनाया था, स्ट्रेट चैन बनाओ, और इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की तरह ग्रुप्स इसके ऊपर चिपका दो सारे, कहां डबल बॉन्ड है, कहां OH है, देखकर चिपका दो, और फिर बीच में से कैसे भी एक टुकड़ा तोड़ लो, और फिर देखो कि टूटने के बाद जो ये दो मॉलिक्यूल बने, क्या ये दोनों के दोनों
अभी भी कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन को फिट करते हैं? डेफिनेशन थी कम से कम एक OH होना चाहिए, प्लस साथ में या तो एल्डिहाइडिक ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप। अगर एल्डिहाइडिक ग्रुप कीटोनिक ग्रुप नहीं पकड़ सकते तो कम से कम इतना देख लो कि दोनों के पास C डबल बॉन्ड O होना चाहिए। तो आप पाओगे कि मोनोसैकेराइड को टूटने पर जो दो मॉलिक्यूल मिलते हैं उनमें से एक तो कार्बोहाइड्रेट है, दूसरा कार्बोहाइड्रेट नहीं है, दूसरा अल्कोहल है। इसलिए सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट इज मोनोसैकेराइड, जैसे कि ग्लूकोज, राइबोज, फ्रक्टोज, गलैक्टोज एंड सो ऑन। डाइसैकेराइड जिसमें दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं, जिस बॉन्ड से वो जुड़े होते हैं उसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। ओलिगोसैकेराइड यहां दो से ज्यादा की बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, जैसे कि 3 से लेकर के 20 के बीच में। पॉलीसैकेराइड हंड्रेड्स ऑफ मोनोमर्स आपस में जुड़े हुए हैं। कई बार 80-90 वालों को भी हम लोग पॉलीमर बोलते हैं। स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज ऐसे ही हैं। ये आपका स्ट्रेट चेन डायग्राम था। ये आपके होवर्थ प्रोजेक्शन है जो सबसे फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन मैं पहले बोल चुका हूं कि होवर्थ प्रोजेक्शन परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट है आपका चेयर मॉडल। देन मोनोसैकेराइड्स हैव असिमेट्रिक सेंटर। हमने ये भी कहा था कि भाई जिनके पास असिमेट्रिक कार्बन होते हैं वो आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स, एनंशियोमर्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स में एनंशियोमर वाली कहानी बहुत कॉमनली देखने को मिलती है। आइसोमर्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, जो कि हमने शुरुआत में देखा था। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है, एक में OH यहां पर था और एक तो ये ईथर बना हुआ है। ज्योमेट्रिक आइसोमर्स डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द मॉलिक्यूल का डिफरेंशिएशन, जैसे मिथाइल ग्रुप और हाइड्रोजन। अगर इन दोनों को आप कंपेयर करो तो मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से मिथाइल ग्रुप इज हैवी एंड हाइड्रोजन इज लाइट वजन में। तो जब कभी डबल बॉन्ड कार्बन पर हैवी अपोजिट ओरिएंटेशन पर लगे हुए हो तो इन्हें बोलते हैं ट्रांस। ये ध्यान रखना, ये बहुत जगह काम आएगा। और जब दोनों हैवी एक ही तरफ लगे हुए हो, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो इसे सिस कहते हैं। इन्हें हम लोग ज्योमेट्रिक आइसोमर्स बोलते हैं, सिस ट्रांस आइसोमर्स को। एनंशियोमर्स मिरर इमेजेस हैं, बट आप इसे ओवरलैप नहीं कर सकते, ये शर्त है।